हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच आपकी खबर। रांची के हरमू इलाके के विद्यानगर मोहल्ले की रहने वाली खुशबू कुमारी ने बीपीएससी में 147वां रैंक लाया है। खुशबू का चयन रेवेन्यू ऑफिसर पद के लिए हुआ है। खुशबू का एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है और वे जेवियर कॉलेज से अंडर ग्रेजुएट बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। खुशबू के पिता आचार्य रवि शास्त्री पुरोहित हैं और माँ एक कुशल गृहिणी। खुशबू के 2 भाई हैं, आशुतोष और अभिषेक। आशुतोष सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जबकि अभिषेक एमबीए कर रहे हैं। इनका परिवार मूल रूप से औरंगाबाद ज़िले का रहने वाला है और 1984 में ये लोग रांची में बस गए। खुशबू के माता पिता का कहना है कि उन्होंने बच्चों में लड़का लड़की का अंतर नहीं किया, जिसका नतीजा है कि आज उनकी बेटी बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हो गई है। खुशबू ने संघ लोक सेवा आयोग की भी परीक्षा दी है। वे प्रशासनिक सेवा में बेहतर चयन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमारे झारखंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं होती है और अगर लगन हो और हौसला हो तो कोई भी मुकाम पाया जा सकता है। आप कुछ दिन पहले अफसर बिटिया एक सीरियल आया था, उसको देखते होंगे। उसमें दिखाया गया था कि अफसर बिटिया के बनने में कितनी कठिनाइयां आती है और कैसे लोग बनते हैं। आज उसी कड़ी में बीपीएससी की 66th एग्जाम में 147 रैंक ला करके रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में रांची की रहने वाली खुशबू आई है। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इन्होंने किया और आपको बताते हुए हमें यह भी हर्ष हो रहा है कि यह इनका पहला अटेम्प्ट था। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस मुकाम को पाने के लिए इन्होंने कितना प्रयास किया और क्या क्या दिक्कतें आई, उसका सामना कैसे किया। तो सबसे पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सो मच। खुशबू, यह आपका कौन सा अटेम्प्ट था और आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था बीपीएससी के साथ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई है वो एसआरडीवी पब्लिक स्कूल पंडाग से हुई है। क्लास 1 to 12 की मेरी पूरी शिक्षा वहीं से हुई है और फिर मैंने ग्रेजुएशन किया है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से ही। और उसके बाद फिर मैंने 2019 की पास आउट हूँ मैं और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में ही लग गई थी। तो कौन कौन सा एग्जाम दिया इसके पहले आपने? इससे पहले मैंने सिर्फ यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था और 4 अक्टूबर 2020 को यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें मैं सफल नहीं हो पाई थी। और उसके बाद ये 27 दिसंबर 2020 को ही इस एग्ज़ाम्स का प्रीलिम्स था जिसे मैंने दिया था और फिर मार्च में इसका रिजल्ट आया था जिसमें मैं सफल हो पाई थी। कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज जो मुकाम होता है वो पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए या छात्राओं के लिए सबसे बड़ा मुकाम होता है। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से आई और कैसे इसको आपने किया और इसके लिए कोचिंग की भी सहायता ली क्या? प्रेरणा मैं कहूँगी ये शुरू से ही ऐसा था कि मेरे माता पिता ने मुझे एक होता है बच्चों को स्टार्ट से ही बताया जाता है, तो वो मतलब स्टार्ट से ही ऐसा था कि मुझे ऑफिसर बनना है। तो ये प्रेरणा तो हमेशा घर से ही था। और उसके बाद फिर जैसे जैसे पढ़ाई पूरी होते गई तो वैसे वैसे क्योंकि मेरा इधर ही इंटरेस्ट था तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली फर्दर स्टडीज़ को नहीं कंटिन्यू किया, मतलब मास्टर्स नहीं किया और मैं सिविल सर्विसेज में ही लग गई। कोचिंग की सहायता ली? नहीं, कोचिंग मैंने इनिशियली एक जगह कोचिंग ज्वाइन किया था बट क्योंकि बीच में ही कोविड आ गया था और कोचिंग ये सब बंद हो गए थे तो मैंने पर्टिकुलरली बीपीएससी के लिए कोई भी कोचिंग नहीं लिया है, ना ही मेंस के लिए, ना ही प्रीलिम्स के लिए, ना ही मैंने कहीं भी मॉक दिया है इंटरव्यू के लिए। ये तो बहुत ही अच्छी आपने बात बताई कि अगर उमंग हो और हौसला हो तो घर में पढ़कर भी लोग मुकाम पा सकते हैं। अब हम पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे, उसके बारे में बताएं। मेरे पिता अभी आचार्य रवि शास्त्री हैं। वो पूजा पाठ तो कराती हैं, कर्मकांड में उनकी विशेषज्ञता है और साथ में ही वो एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। मेरी माँ एक गृहिणी हैं और मेरे बड़े भाई जो हैं वो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के पोस्ट पे अभी हैं अकामाई टेक्नोलॉजीज़ में। और फिर मैं हूँ और मेरा छोटा भाई अभी एमए करने के लिए सोशियोलॉजी से सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता में उसका एडमिशन हुआ है, तो वो फर्दर वहाँ स्टडी करेगा। घर का माहौल और पढ़ाई का माहौल दोनों डिफरेंट लग रहा है, फिर भी इस मुकाम को पाई है
और कहा जाता है ना कि जब कोई चीज़ चाह ले तो उसको ले ही लेते हैं। तो शुरू से आपकी पढ़ाई में कैसी रुचि थी, और आपने कहा कि हम बायोटेक्नोलॉजी की, उसके बाद इस फील्ड में आना कैसे संभव हुआ? ऐसा था कि प्रेरणा एक, मेरे पिता बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे मेरे लिए। हमेशा मुझे आगे पुश करना कि पढ़ना है और कुछ अच्छा करना है, क्योंकि हमारे घर में अभी तक कोई भी मैं कहूँगी कोई सरकारी ऑफिसर नहीं था। तो ये एक प्रेरणा थी कि मुझे वो बनना है, क्योंकि घर पे कोई वैसे नहीं है, तो ये प्रेरणा साथ में थी। तो इसलिए पढ़ाई में शुरू से रुचि रहती थी। और पिताजी का हमेशा से एक बेसिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा था कि वो हमें हमेशा प्रेरित करते थे आगे बढ़ने के लिए। तो ये हमेशा रहा। मैं जैसे जैसे पढ़ते चली गई, पिताजी का हमेशा ये सहारा रहा, कि प्रेरणा रहा कि इसमें भी टॉप करना है, इसमें भी टॉप करना है। तो ये हमेशा रहा। 10th में भी मैंने 10 CGPA लाया, फिर 12th में भी मैं स्कूल टॉपर थी, ग्रेजुएशन में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनी। तो इस सबके पीछे मेरे पिताजी थे, क्योंकि वो हमेशा मुझे सिखाते थे कि आप जहाँ पे भी जाओ अपना बेस्ट दो, और ये हमेशा मैंने बेस्ट दिया। बहुत सारे गार्जियन हैं जो आपका कार्यक्रम यह देखेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत लोग चाहते हैं कि बेटी को ना पढ़ाएं, उनके लिए क्या है? और आप जब अफसर बनी हैं तो यह कैसे, और लड़की जो देख रही है, जो पढ़ना चाह रही है, उनको क्या कहेंगे? मैं वो सारे गार्जियंस को कहना चाहूँगी कि बेटियाँ कभी भी लिएबिलिटी नहीं होती हैं, वो एक एसेट का काम करती हैं। और आप बस उन्हें सही माहौल दीजिए। अगर आप उन्हें सही माहौल देते हैं और एक सहारा के रूप में प्रेरणा हमेशा बने रहते हैं, तो वो बिल्कुल करेंगी। और मुझे नहीं लगता परिवार की तरफ से एक प्रेरणा और एक हौसला जो चाहिए होता है एक बच्चों को, वो अगर आप बेटा हो या बेटी, आप दोनों में से किसी को भी देते हैं तो वो सफलता के मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। तो खुशबू के पिता के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब अफसर बिटिया के नाम से जानेंगे, कैसे क्या कर सकता है? सब भगवती की कृपा है, और सदैव मेरी यही प्रेरणा रहा है कि मैंने कभी भी अपने बेटा और बेटी में कोई भी फर्क नहीं समझा। जितना हमने औहदा अपने बेटे को दिया, उतना ही बेटी को दिया। और मैं सभी को कहता हूँ कि 1000 बेटों से अच्छी एक बेटियां होती हैं। और सदैव हमारे संस्कृति में ही यह भारतीय परंपरा में कहा गया है कि जत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। और जत्र दुर्गा सदा शक्ति संचारिणी, जत्र शैलेन्द्रजा शौल संवर्धिनी, जत्र सीताग्निपूता तथा पद्मिनी, भारते भातुषा भारती संस्कृति। यह भारत की संस्कृति रही है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि बेटियों को खूब पढ़ाएं और खूब आगे बढ़ाएं। आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे कि अभी का जो माहौल है, जो युग चल रहा है, वो एंड्रॉयड फ़ोन आ गया है। फ़ोन में लोग बच्चे भिड़े रहते हैं, गार्जियन भी बोलते हैं कि फ़ोन से ही पढ़ो। पूजा पाठ से उनकी जो आस्था थी वो धीरे धीरे दूर हो रही है। तो बहुत लोगों का कहना है कि अगर पूजा पाठ में रहोगे तो अच्छे अवसर नहीं बन पाओगे या पढ़ नहीं पाओगे। इसको कैसे देखते हैं, और इससे हमारे जो और दर्शक देखते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये गलत धारणा है कि पूजा पाठ करने से ही मन जो है एकाग्र होता है। बच्चे को सदैव गायत्री मंत्र का जप करने के लिए जितनी समय मिले, 10 बार ही करे क्यों नहीं, लेकिन गायत्री मंत्र अवश्य ही अपने बच्चे को जपवाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन इतना करने से उसकी कुबुद्धि कभी भी उसके अंदर नहीं होगी, बच्चे कभी गलत मार्ग में नहीं जाएंगे और वो सदैव अपने सही लक्ष्य की ओर जाएंगे। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि आध्यात्म को धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपका सदैव रक्षा करेगा। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं आचार्य रवि शास्त्री नाम से जाना जाता हूँ और मैं विद्यानगर में रहता हूँ। यहीं पर एक माई की मंदिर है, उस माई के मंदिर में सेवा करता हूँ और बाजार में जितने पूजा पाठ है ये सब कराता हूँ। आपको यह भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नाम में क्या रखा, शेक्सपियर का एक कहानी था, लेकिन आज जो खुशबू इनके माता पिता ने जो नाम रखा उसको इन्होंने चरितार्थ किया और ये अपनी महक से पूरे परिवार ही नहीं, पूरे समाज बल्कि पूरे देश को महकाने जा रही है। आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
है।